तो कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए दूसरे चैप्टर के रिवीजन वीडियो को हम लेकर आए हुए हैं, जिसका कि नाम है उपभोक्ता संतुलन और मांग। जो सीपीएसई एंड बिहार बोर्ड से इस बार 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमने उनके लिए इकोनॉमिक्स के पूरे रिवीजन वीडियो की एक सीरीज़ लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके लास्ट टाइम की तैयारी के लिए बेहतर हो सकता है। तो आज मेरा दूसरा चैप्टर है। हमने पहला वीडियो कर लिया है परिचय का और इंट्रोडक्शन का। दूसरा है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यानी उपभोक्ता संतुलन और मांग। तो उपभोक्ता संतुलन और मांग क्या है, पहले इसको ही जान लें कि उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, यानी आप कब संतुष्ट हो सकते हैं, जब आपके लिमिटेड इनकम में, यानी आपके पास जो पैसे हैं उससे आप कम से कम खर्च करें और अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करें, तो आप क्या होंगे, आप इक्विलिब्रियम में होंगे, आप संतुलन में होंगे। हर उपभोक्ता क्या चाहता है कि वो कम खर्च करे और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन पाए। तो उपभोक्ता संतुलन वही है। और डिमांड क्या है, डिमांड आप जानते ही हैं, आप जो वस्तु के लिए डिमांड करते हैं, मांग करते हैं मार्केट में, तो वो आपका क्या है, वो डिमांड है। बाकी हम लोग देखते हैं इसमें किस खास पॉइंट पर आज चर्चा करनी है आप लोगों के साथ। तो पहला है आपका सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो सम सीमांत उपभोक्ता नियम उपयोगिता नियम क्या कहता है, उपयोगिता क्या होता है, इसको आप अगर आसान भाषा में पहले समझ लें तो आपको शायद ये चैप्टर समझने में ज़्यादा आसानी होगी। उपयोगिता क्या होती है कि आप 10 रुपये लेकर, मान लिया जाए कि आप एक बोतल पानी लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ आप 10 रुपये दे देते हैं 1 लीटर पानी के लिए। आप किसी बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि 10 रुपये का पानी नहीं मिलता, वहाँ 20 रुपये का 1 लीटर पानी मिलता है, वो जो डब्बे में आता है अलग अलग ब्रांड के। तो आपकी आवश्यकता है वहाँ, क्योंकि आपके पास पानी फ्री अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिए 20 रुपये तक पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप घर में पानी वो 20 लीटर वाला डब्बा खरीदते हैं, तो आप क्या देखते हैं, आपको कोई कहे कि उस 20 लीटर के लिए आपको 400 पे करने हैं, क्या आप पे करेंगे? क्या नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी उपयोगिता उतनी नहीं मिलती है उस चीज़ों से, क्योंकि आपको बहुत रेगुलर उसको यूज़ करना है और आपको उसके बदले उसके सब्स्टिट्यूट बहुत सारे अवेलेबल हैं जो कि फ्री में अवेलेबल है। आप अगर वहाँ से नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट सप्लाई से पानी लेके आएंगे, ठीक है। अगर वो उतना महंगा हो जाएगा कि 400 रुपये में 20 लीटर पानी आने लगेगा, तो आप क्या करेंगे कि आप अदर जगह से जाकर जो फ्री मिलेगा वो उससे खरीद कर उससे लेकर पीना स्टार्ट कर देंगे। तो आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए उतना ही पेमेंट करने के लिए तैयार हैं जितनी की यूटिलिटी आपको मिलती है, ठीक है। आप 1 लीटर के लिए सेम टाइम में आप 20 रुपये देने के लिए तैयार हो गए थे, और सेमी प्रोडक्ट के लिए यानी 1 लीटर पानी के लिए आज आप 20 रुपये पे करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपको उतनी यूटिलिटी नहीं है। आप यूटिलिटी कंसेप्ट आप भूख से देख सकते हैं। अगर आपको बहुत अधिक भूख लगी है ना, तो आप 1 रोटी के लिए 10-20 रुपये तक भी पे करने के लिए तैयार हो जाओगे। लेकिन जब कल 1 रोटी खा लोगे ना, तो आप कहोगे कि नहीं, अब मैं 20 रुपये 1 रोटी के लिए तो पे नहीं करूँगा, अब कुछ कम पे करूँगा, क्योंकि मेरे पेट में अब राहत तो मिल गई है। अब हम कहीं बाहर जाकर, जब जहाँ सस्ता आइटम मिलेगा हम वो खा लेंगे। तो आप अगली रोटी के लिए क्या करोगे कि आप बोलोगे कि 15 रुपये तक अगर आप रोटी दोगे ना, तो आपको हम 1 रोटी हम और लेंगे। तो आप 15 रुपये तक पे करोगे। 2 रोटी खाने के बाद आप कहोगे कि नहीं, अब 15 रुपये भी मैं पे करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब आप क्या करोगे कि 10 रुपये पे करना चाहोगे। तो धीरे धीरे क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट से ना आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांक उपयोगिता घटने लगती है। यानी आप जितना उस प्रोडक्ट के लिए पे करने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब आपको उस प्रोडक्ट से उतनी ही यूटिलिटी उस सेम टाइम में मिलने के लिए तैयार है, ठीक है। आई थिंक आप लगता है कि आपने यूटिलिटी कंसेप्ट तो समझ लिया होगा कि यूटिलिटी कंसेप्ट क्या कहता है। अब आते हैं इस चैप्टर में। कहता है कि सम सीमांत उपयोगिता। सम सीमांत उपयोगिता के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो सम सीमांत उपयोगिता क्या कहती है, ठीक है। इसको देखते हैं कि यह नियम बताता है कि जब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात बराबर हो जाए, तब एक उपभोक्ता अधिक संतुष्टि मिलती है। अभी हमने आपको यूटिलिटी कंसेप्ट में यही तो कहा कि किसी भी प्रोडक्ट का जो सीमांत उपयोगिता है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि आप हर अगले यूनिट के लिए जो आप चेंज कर रहे हैं अपने प्राइस लेवल को, यानी पहले रोटी के लिए आपने 20 रुपये देने के लिए तैयार थे, आप 20 रुपये देने के लिए तैयार थे पहले रोटी के लिए। अगले रोटी के लिए क्या है, 15 रुपये देने के लिए तैयार हैं। तो MU क्या है आपका, यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ कि 5 यूनिट से नीचे आ गया, यानी 5 यूनिट आपका क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, ठीक है। तो कहता है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहती है, यह नियम कहता है कि जब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता उसके कीमत के बराबर हो जाए ना, उसकी कीमत के अनुपात के बराबर हो जाए, तो उससे क्या कहते हैं, उससे क्या होता है, उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एक वस्तु के लिए उपभोक्ता का संतुलन क्या हो सकता है।
तो कहता है कि उपभोक्ता का संतुलन यानी अधिक संतुष्टि की स्थिति तब प्राप्त होगी जब प्रति रुपए का जो संतुष्टि है वो पैसे के मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी MUX यानी एक्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी अगर को हम प्राइस से यदि डिवाइड करते हैं तो हमारे MUM यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जब मनी के मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर किसी भी प्रोडक्ट के मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आएगा, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इस दोनों का जो रेशियो होगा, इस दोनों का जब रेशियो इक्वल हो जाएगा तो उपभोक्ता क्या होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगले लाइन में क्या कहता है ये। अगले लाइन में अगर आप देखेंगे ना, से इसी चीज़ों पर चर्चा हुई है कि अगर बहुत सारे वस्तुएं हैं तो उपभोक्ता संतुलन में कैसे आएगा। तो कहता है कि पहले प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको प्राइस से हम डिवाइड करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको प्राइस से डिवाइड करते हैं और तीसरे प्रोडक्ट के मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड करते हैं। और इस प्रकार हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं सबों के मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम प्राइस से डिवाइड करें तो वो किसके बराबर होगा, वो आपके मनी के मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगा। ठीक है, मनी के मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होता है। ठीक है, अभी हम करते हैं इसको थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि अगले क्वेश्चन फिर आपको समझाने की आवश्यकता होगी। ओके, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम लोग पहुँचते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि उदासीनता वक्र क्या होता है उसको समझते हैं। उदासीनता वक्र समझने के लिए थोड़ा सा पेन लेते हैं हम। हाँ, ये उदासीनता वक्र क्या होता है कि आपको जो है पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था IC कर्व के बारे में, इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए कि दो वस्तु है, इधर X है और इधर Y है। ठीक है, मान लिया जाए कि दो वस्तु है और दो वस्तु में से उपभोक्ता जो है वो, एक मिनट इसको हम हटा देते हैं, हम दोबारा आपके साथ मिलकर इसको खींचेंगे तो शायद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए X और Y दो प्रोडक्ट है। ठीक है, X और Y दो प्रोडक्ट है और इस दोनों प्रोडक्ट में से मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति आप हैं, X के इतने यूनिट और Y के इतने यूनिट खरीदना चाहते हैं। X आप इतना खरीदना चाहते हैं और Y आप इतना खरीदना चाहते हैं और इस पॉइंट पर आप सेटिस्फाई कर लें, आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्टि प्राप्त हो जा रही है। अगला कोई और कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप X की इतनी मात्रा को कम कर दिए और Y की कुछ मात्रा को आप बढ़ा दिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब आप बाज़ार जाते हैं ना तो वहाँ आपके पास लिमिटेड इनकम होता है और उस लिमिटेड इनकम में आप अधिक सेटिस्फैक्शन पाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो महंगी वस्तुएं हैं ना उसको कम खरीदते हैं और जो सस्ती वस्तुएं हैं आप उसे ज़्यादा खरीदने का प्रेफरेंस देते हैं। अब कई बार बाज़ार जाते होंगे, सब्ज़ी खरीदने गए तो होता है ना, कई बार आप यहाँ से सोच के गए कि बैंगन लेना था, वहाँ जाकर आपको लगा कि यार गोभी तो सस्ते में अवेलेबल हो रहा है, बैंगन तो बहुत महंगे हैं। तो आप क्या करेंगे कि आपने जो सोचा था कि बैंगन के 2 किलो लेंगे तो आप क्या करेंगे, बैंगन का आप आधा किलो लेंगे और गोभी जो आप सोच के गए थे कि 1 किलो लेंगे, हो सकता है कि उसका आप 2 किलो ले लेंगे। तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल दोनों ही जगह इक्वल था कि आप 2 किलो बैंगन और 1 किलो गोभी के साथ भी सेटिस्फाई कर पा रहे थे। लेकिन अब अगर आपका प्राइस लेवल आपके साथ मैच नहीं कर रहा है या आपका मार्केट जाके विचार बदल गया तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप 1 किलो बैंगन ले लें और 2 किलो गोभी ले लें। तो ये चीज़ें भी आपके सेटिस्फैक्शन को दिखाती है। तो एक उपभोक्ता के जितने भी पॉइंट हैं सेटिस्फैक्शन के, जितने भी सेटिस्फाई होने वाले पॉइंट हैं, उस हर पॉइंट के मिश्रण को मिलाकर जो रेखा खींची जाती है ना, उसको हम लोग कहते हैं उदासीनता वक्र और इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने उदासीनता वक्र को समझा होगा। और बहुत सारे उदासीनता वक्र मिलकर ना इंडिफरेंस मैप बनाती है। ठीक है, उदासीनता मानचित्र बनाती है। बहुत सारे जब उदासीनता वक्र बन जाए, इंडिफरेंस कर्व बन जाए तो क्या होता है, उसको बनाते हैं, उसको कहते हैं इंडिफरेंस मैप। और एक चीज़ और रखिएगा इस जगह कि IC1 यानी इंडिफरेंस कर्व 1, IC2 और IC3 यानी इस तीनों उदासीनता वक्र को अगर आप गौर से स्टडी करेंगे ना तो इसमें क्या है कि हर अगली जो उदासीनता वक्र है यानी हर ऊपर वाली जो उदासीनता वक्र है ना वो नीचे वाली की तुलना में अधिक सेटिस्फैक्शन देती है, वो अधिक सेटिस्फाई करती है। तो हम लोग कैसे चुनते हैं कि हमको किस उदासीनता वक्र पर यानी इंडिफरेंस कर्व पर काम करना चाहिए, यानी हम कहाँ संतुष्ट अधिक हो पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बजट लाइन डालते हैं। ठीक है, एक बजट लाइन डालते हैं जो कि बताता है कि हमारे पास पैसे कितने हैं। अब वो बजट लाइन जिस भी इंडिफरेंस कर्व को जहाँ कट कर जाए
तो वो पॉइंट क्या होगा, उपभोक्ता के लिए सबसे सेटिस्फाइंग पॉइंट होता है, वहाँ उपभोक्ता सबसे अधिक सेटिस्फाई करता है। मान लिया जाए कि हमारा इनकम बढ़ जाता है, अब हम ये मेरी इनकम रेखा यहाँ से यहाँ क्रॉस करती है, तो अब मैं क्या कहूँगा कि मेरे लिए ये पॉइंट जो होगा इन्फीरियर पॉइंट हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट पर जाकर जो है वो काम करना चाहेंगे। अब हम चाहेंगे कि इस पॉइंट पर हम खरीद बिक्री करें, इस पॉइंट पर खरीद बिक्री ना करें, क्योंकि हमारी आय में वृद्धि हो गई। अब हम सेटिस्फाई कहाँ होंगे, और अधिक लेवल के आईसी कर्व पर। तो हमेशा नीचे की तुलना में ऊपर वाला जो तटस्था वक्र है, यानी उदासीनता वक्र, तटस्था वक्र, इंडिफरेंस कर्व, तीनों एक ही चीज़ है। ये ऊपर वाला जो उदासीनता वक्र है वो अधिक सेटिस्फैक्शन देती है जनता, मतलब आदमी को, व्यक्ति को। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से आपने इसको समझा होगा, ये बहुत ज़रूरी भी है समझना। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं पूरे को एक बार में। चलिए, अब हम लोग पहुंचते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होता है। तो किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई को, ठीक है, किसी वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई को, एक मिनट थोड़ा सा हम पेन ले लें। चलिए, एक वस्तु के किसी अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता दूसरी इकाई को जितना छोड़ता है ना, उसको क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। ठीक है, तो आपने जब इंडिफरेंस कर्व को देखा था, आपने ये देखा था ना कि जब हम यहाँ प्रोडक्ट खरीद रहे थे तो हम x की इतनी मात्रा खरीद रहे थे और y की इतनी मात्रा खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही हम अगले पॉइंट पर पहुँचते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि y की मात्रा को इतना कम कर दे रहे हैं और x की मात्रा को क्या कर रहे हैं, इतना बढ़ा दे रहे हैं। तो जो बढ़ा दे रहे हैं तो ये होता है आपका डेल x और ये होता है आपका डेल y। ठीक है, डेल का मतलब हमने आपको बताया था कि जहाँ डेल लगा होगा इसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। हमने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको। ठीक है, डेल का मतलब क्या होता है, यानी चेंज हो रहा है। तो डेल x यानी x में परिवर्तन के कारण, यानी x में परिवर्तन के कारण y में कितना परिवर्तन करना पड़ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, MRS x फॉर y। ठीक है, MRS एक्स वाई क्या होता है कि x में परिवर्तन के कारण y की मात्रा में कितना परिवर्तन करना पड़ रहा है, उसको कहते हैं MRS। ठीक है, MRS हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, वैल्यू क्या होगा, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ऐसे कंडीशन के लिए आप ये कह सकते हैं कि MRS जो होता है वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे। तो कहते हैं सीमांत प्रतियोगिता, क्या कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर आपने समझा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो क्या कितना सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। अब क्या कहता है, अगला पॉइंट है मेरा मांग, डिमांड क्या होता है कि एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी खरीदने की इच्छुक और योग्य है उसे मांग कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने के लिए एक उपभोक्ता जितने प्राइस पर, एक फिक्स प्राइस पर जितना खरीदने के लिए इच्छुक है या योग्य है। ठीक है, इच्छाएं तो हमारी बहुत है, हम लोग खरीदेंगे उतना जितना हमारे पास पैसे होंगे। ठीक है, एक फिक्स कीमत पर जितना हम खरीदने के लिए योग्य हैं उसे क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। मांग के निम्न में से 5 तत्व शामिल हैं, आवश्यक हैं कि वस्तु की हमारी इच्छा होनी चाहिए, वस्तु क्रय के लिए पर्याप्त साधन हो, ठीक है, यानी कितने पैसे होने चाहिए, साधन व्यय की तत्परता हो, यानी खर्च करने के लिए तैयार हों हम, एक निश्चित एक फिक्स प्राइस होना चाहिए और एक निश्चित समयावधि होना चाहिए। ठीक है, ये 5 कंडीशन है आपका किसी डिमांड को कंफर्म करने के लिए। इस 5 तत्वों पर डिमांड डिपेंड करता है। आवश्यक है कि वस्तु की इच्छा हो, वस्तु खरीदने की इच्छा हो, वस्तु के क्रय करने के लिए पर्याप्त हमारे पास साधन हो। कई बार ऐसा होगा कि हम मार्केट में फ्रिज खरीद लिए, अब मेरे पास गाड़ी लाने के लिए है ही नहीं। ठीक है, साधन बहुत तरह के साधन हो सकते हैं आपके पास। आप साधन उसी को समझें कि जो आपको खरीदने में सहयोग करता है। ठीक है, अब आपके पास साधन भी होना चाहिए, आप खरीदें। अब आप खरीदने गए, आपके पास कैश ही नहीं है तो आप कैसे खरीद पाएंगे। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, साधन भी होने चाहिए। उसको खरीदने के लिए एक निश्चित कीमत पर आप खरीदेंगे, उसके बाद साधन व्यय करने की भी तत्परता हो, आपको हो कि पैसा मेरे पास है तो हम खर्च करेंगे, खर्च करने की इच्छाएँ हो, तो आप वस्तु की मांग को पूरा कर पाएंगे। आगे कहता है कि मांगी गई वस्तु यानी क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, हम लोग उसको देखते हैं आगे। ठीक है, इस पेज में इतना ही था, क्वांटिटी डिमांड देखते हैं। क्वांटिटी डिमांड क्या कहता है कि मांगी गई मात्रा से अभिप्राय उस विशेष मात्रा से है जो एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर एक कीमत विशेष पर खरीदने के लिए इच्छुक हो और योग्य होता हो।
कहता है कि क्वांटिटी डिमांड क्या होता है कि मांगी गई मात्रा, जो भी डिमांड की गई मात्रा हो उसकी एक विशेष मात्रा, ठीक है, जितना डिमांड किया गया उसकी एक विशेष मात्रा एक उपभोक्ता के द्वारा एक फिक्स टाइम में, एक निश्चित समय में एक कीमत विशेष पर खरीदने के लिए इच्छुक है, एक फिक्स प्राइस पर वो खरीदने के इच्छुक हो, तो उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड किस किस चीज़ों का फंक्शन है किसी भी प्रोडक्ट को। देखिए फंक्शन वर्ड का यूज़ जो होता है ना, आप ऐसे नॉर्मली समझें कि आप उसके लिए क्या क्या कारण हो सकता है। ठीक है, अब ये समझे आप डिमांड किस किस स्थिति में कर सकते हैं, किस कारण से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तरह की चीज़ें, जैसे प्राइस है। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो हम क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे। किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, डिमांड को कम कर देंगे। तो प्राइस जो है ना वो डिमांड का एक फंक्शन है। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं, प्राइस क्या है, डिमांड का फंक्शन है। इसमें बहुत तरह की चीज़ें, जैसे वाई है, वाई मतलब क्या हो गया आपका, इनकम हो गया। इनकम भी एक डिमांड का फंक्शन है। हमारे पास जितने इनकम होंगे उसके हिसाब से ना हम डिमांड करेंगे, उसके हिसाब से ही तो मांग करेंगे हम किसी प्रोडक्ट का। आपका टैक्स है। ठीक है, ये बहुत तरह का P1 P2 यानी प्राइस, अलग अलग प्राइस लेवल है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा। उसके बाद कहता है इसमें जो है, इसमें दिख रहा है कि लिखा क्या है, वो भी तो देख लें इसमें लिखा क्या है। तो हमने अपने मन से बताया आपको कि यदि किसी वस्तु के लिए मांग प्रभाव तथा इसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है, इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। सेमी चीज़ें जो हमने आपको कहा। ठीक है, इसमें बताया गया कि डी के बारे में चर्चा जो किया गया, ये क्या है, मांग की गई वस्तु है। पी क्या है, वस्तु की कीमत है, वो आपको हमने बता ही दिया। P1 से लेके P इतना तक सभी संबंधित वस्तुओं की कीमतें हैं। ठीक है, कई बार संबंधित वस्तुओं की कीमत का मतलब ये है ना कि कई बार ऐसा होता है कि आप चाय और कॉफ़ी में दोनों को ही प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो कई बार होता है कि कॉफ़ी बहुत महंगा हो गया तो लोग चाय यूज़ करके काम चला लेता है। तो कई बार क्या होता है कि चाय का जो डिमांड है वो कॉफ़ी के प्राइस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, मार्केट में अगर कॉफ़ी बहुत महंगा है तो आप चाय पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो चाय का कीमत तो घटा बढ़ा नहीं है, चाय का कीमत तो अपनी जगह पे फिक्स है। लेकिन कॉफ़ी की कीमत के बढ़ने से क्या हुआ, चाय की कीमत में वृद्धि हो गई। ठीक है, चलिए हम लोग अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। चलिए, अच्छा, पिछले पेज में आपका वाई था, उपभोक्ता की आय हमने कहा था। उसके बाद टी, यहाँ टेस्ट लिया था हमने, टैक्स कह दिया था, कोई दिक्कत नहीं। टैक्स पे डिपेंड करता है कि अगर उपभोक्ता पर टैक्स ज़्यादा लग जाएगा ना तो उसका क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम यानी जो परोज्य आय है वो कम हो जाएगा। आपका 100 रुपये आपका इनकम है, 30 रुपये गवर्नमेंट आप पर टैक्स लगा देती है, तो 70 रुपये ही तो खर्च करने के लिए आपके पास बचे। तो आपके जो रियल इनकम वही तो है, आपके पास परोज्य आय जो खर्च करने के लिए आय है वही तो है जो टैक्स के बाद आपके पास बचता है। मान लिया जाए गवर्नमेंट कहती है नहीं 100 रुपये में 20 रुपये टैक्स लेंगे, तो आपके पास 10 रुपये और अधिक बचता है, आपकी आय बढ़ती है, तो उस पर भी डिमांड निर्भर करता है। तो ये ऐसा है। यहाँ ऐसे टी का वैल्यू क्या दिया था, आपके टेस्ट। ई मतलब हो गया एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आशाएं, आप किसी वस्तु को खर्च करने के लिए कितने आशान्वित हैं। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या कहता है, मांग तालिका, डिमांड शेड्यूल, वह तालिका जिसमें कीमत और खरीदी गई वस्तुओं के बीच संबंध को प्रकट किया जाता है, मांग तालिका कहते हैं। मांग तालिका क्या होता है, जिसमें कि आपका जो कीमत है और खरीदी गई वस्तु की मात्रा, आपने दुकान में देखा होगा वो लिस्ट बनाते हुए, ठीक है, उसको आप डिमांड तालिका कह सकते हैं। उस तरह के एक फॉर्मेट को, जिसमें कि आपका कितने रुपए पर कितने प्राइस को तय मंगा सकते हैं। उसमें क्या होता है, दुकान वाला जो स्लिप होता है, लिस्ट होता है, उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है ना। आप उस तरह के फॉर्मेट में एक ही प्रोडक्ट की बात करें कि जैसे कि आप किसी 10 रुपये की किसी वस्तु के लिए 10 रुपये में आप कहते हैं कि अगर 10 रुपये में वो देता है तो हम 5 kg लेंगे। अगर वो 12 रुपये का हो जाएगा तो हम 5 kg तो नहीं लेंगे क्योंकि प्राइस बढ़ गया, तो हम 4 ही kg लेंगे। अगर आप कहेंगे कि नहीं वो 14 रुपये का हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि 3 ही kg लेंगे। अगर वो 16 का हो जाता है 2 ही kg लेंगे। अगर वो 18 का होता है तो हम 1 kg लेंगे, 20 का हो जाएगा तो हम नहीं खरीदेंगे। होता है ना कि आप तैयार होते हैं कि इतने प्राइस पर ना हम इतना खरीद सकते हैं, अभी तो इससे महंगा होगा तो फिर हम नहीं पे कर पाएंगे। तो उसको कहते हैं सही मायने में डिमांड शेड्यूल। ठीक है, फॉर्मेट होता है दुकान वाला, जिसमें कि क्वांटिटी और प्राइस का फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब क्या कहता है व्यक्तिगत मांग तालिका क्या होता है। व्यक्तिगत मांग तालिका वह तालिका है जो किसी निश्चित समय पर एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु के विभिन्न कीमतों पर उसकी मांग की मात्राओं को दर्शाती है। तो इसमें विभिन्न वस्तुओं की बात की गई। इसमें आप वो कह सकते हैं दुकान का लिस्टेड आइटम जो होता है वो कह सकते हैं। ठीक है, बाजार मांग तालिका क्या होता है। बाजार मांग तालिका समस्त बाजार में किसी समय पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांग को प्रदर्शित करता है और इस प्रकार बाजार मांग तालिका उस वस्तु के कुल उपभोक्ताओं की मांग का योग है।
ठीक है। बाजार तालिका क्या करता है, देखिए आपके पास क्या है ना, वो शेड्यूल है जिसमें कि आप अपने बारे में तय करते हैं कि आप जो है अगर कोई भी प्रोडक्ट 20 रुपये का होता है तो हम 2 किलो खरीदेंगे। लेकिन जो है बाजार वाला तो वो तय नहीं करता है ना। बाजार वाले तो बहुत सारे कंज्यूमर हैं ना, सारे कंज्यूमर को मिलाकर वो अपनी तालिका बनाएगा कि अगर हम 20 रुपये करके प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम देख रहे हैं टोटल मेरे पास 100 क्विंटल प्रोडक्ट हमारा सेल हो रहा है, ठीक है, 100 क्विंटल प्रोडक्ट सेल हो रहा है। वो देख रहा है कि अगर मेरा प्राइस जो है 18 जाता है तो वो देख रहा है कि 80 क्विंटल ही यूज़ हो रहा है, ठीक, 80 क्विंटल यूज़ हो रहा है। तो इस हिसाब से वो अपने प्राइस को मेंटेन करने के लिए वो चाहता है जहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए हमको, ठीक है। कई बार क्या होता है कि प्राइस 2-4 रुपये बढ़ने से लोगों में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, लोगों में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो लोग क्या करता है कि प्राइस बढ़ा ही देता है, ठीक है। लोग उतना ही डिमांड कर ले रहे हैं कि जैसे कि 15 रुपये का कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा था तो वो 10 kg बिक रहा था, अब वो टोटल कितना हो रहा था, 150 रुपये का इनकम हो रहा था। तो उस प्रोडक्ट का दाम अगर 16 रुपये हो गया तो कई बार क्या होता है कि वो 9 kg बिकने लगा, तो उसने देखा कि 144 रुपये तो हमको आ रहा है, लेकिन क्या हुआ कि 1 रुपये बढ़ने की वजह से 5-6 रुपये का हमको लॉस हो जा रहा है, तो वो उसको प्राइस नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। उसी को कहते हैं मेनू कॉस्ट। खैर मेनू कॉस्ट आगे जाके आपको बताएंगे। मेनू कॉस्ट होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसिंग करने से जो उसका एडवर्टीजमेंट में जो फ़र्क पड़ जाता है, यानी नया लिस्ट बनाने में खर्च पड़ जाता है, वो महंगा पड़ जाता है, तो वो नहीं करना चाहता है। हमेशा कोई भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट ना आपको कभी प्राइस बदलते हुए नहीं दिखेगा। आप देखेंगे जब भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे ना तो आपको वो चिट्ठा जो लेमिनेशन करके रखता है ना, वो चिट्ठा बहुत पहले से सेम ही चिट्ठा रहता है, ठीक है। वो सेम ही चिट्ठा लेके, क्योंकि उसको बदलने में उसको बहुत टाइम लग जाता है, प्राइस लिस्ट बनाने में, उसको एडवर्टीजमेंट में बहुत कॉस्ट लग जाता है, ओके। तो इसलिए वो नहीं बदलना चाहता है इस चीज़ों को लेकर। तो हम लोग कहाँ थे, बाजार मांग तालिका पर थे। तो इस प्रकार क्या होता है कि वो तो पूरे मार्केट के हिसाब से तैयार करता है बाजार मांग तालिका। मांग वक्र क्या है, मांग वक्र क्या है, हमने पिछले वीडियो में ऐसे बता रखा है, लेकिन हम इस वीडियो में भी आपको बताएंगे ही। एक बार थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र होता है ये, ठीक है, जिसमें कि मान लिया जाए ये प्राइस है और ये आपका है क्वांटिटी, ये आपका क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों कि इतने प्राइस लेवल पर कोई भी प्रोडक्ट मान लिया जाए कि 1 यूनिट खर्च करता है, ठीक है। इस प्राइस पर क्या करता है, 1 यूनिट का डिमांड करता है। अब क्या है कि प्राइस जैसे घटता है ना, प्राइस इतना रुपये से घटता है तो वो अब इतने प्राइस पर क्या कर रहा है, 2 यूनिट का डिमांड कर रहा है, ठीक है। वो 2 यूनिट का डिमांड कर रहा है। प्राइस और घटता है तो वो 3 यूनिट का डिमांड करता है। ऐसे ही इससे बनने वाली जो लाइन है ना, इसको कहते हैं आपका डिमांड रेखा। और इसके अपोजिट क्या होता है, ये होता है इधर आपका सप्लाई रेखा। सप्लाई रेखा कैसे बनता है वो भी देख लीजिए, अगर आगे पूछेगा तो हम आगे ऐसे ही निकल जाएंगे, नहीं पूछेगा तो आपकी जानकारी के लिए यूज़फुल हो जाएगा। चलिए हम लोग पहुँचते हैं सप्लाई लाइन पे। सप्लाई पे क्या होता है कि कोई भी जो सेलर है ना, वो चाहता है कि इतने प्राइस पर हम इतना सेल करें, यानी कम प्राइस होगा तो कम सेल करें। वो चाहता है कि प्राइस जैसे बढ़ा ना, हम अपनी सेल को बढ़ा दें, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेच लें, क्योंकि ज़्यादा महंगा मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहा है मेरा, और जैसे कि थोड़ा और प्राइस बढ़ेगा वो और क्वांटिटी बढ़ा देगा, ठीक है। सस्ते प्राइस पर कोई भी सेलर प्रोडक्ट को नहीं बेचना चाहता है। तो ये आपका हो गया सप्लाई कर्व, और ऐसे जो उल्टा बना हुआ था ये था आपका डिमांड कर्व। और जहाँ सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व मिलता है ना, वो मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। वहाँ क्या होता है, प्राइस और इतना क्वांटिटी ये मार्केट फिक्स कर लेती है कि इस प्राइस पर इतनी ही क्वांटिटी मार्केट में सप्लायर बेचने के लिए भी तैयार है और डिमांड करने वाला यानी उपभोक्ता खरीदने के लिए भी तैयार है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे है व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र यानी आपसे रिलेटेड, यानी आप अपना मांग वक्र जो बनाते हैं। बाजार का मांग वक्र तो जो है वो रेखा खींच ही दिया हमने। अब आपका डिमांड वक्र क्या है, आप किस प्राइस पर कितना खरीदना चाहते हैं, तो वो आपका मांग वक्र हो जाएगा, व्यक्तिगत हो जाएगा। बाजार मांग वक्र क्या होगा कि पूरी तरीके से बाजार पर डिपेंड करेगा, ठीक है, पूरी तरह से बाजार पर डिपेंड करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अब व्यक्तिगत के चक्कर में टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। बाजार मांग हो गया। अब मांग का नियम क्या कहता है, देखिए मांग का नियम क्या कहता है ना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। मांग का नियम आप जो समझते हैं, ठीक है, आप जैसे मार्केट को समझते हैं कि अधिक प्राइस अगर होगा तो हम कम डिमांड करेंगे, प्राइस कम होगा तो क्या करेंगे, हम डिमांड को हाई कर देंगे। तो यही है मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और इसकी मांग की गई मात्रा के विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। इसका अर्थ यह है कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु के कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और घटने पर मांग बढ़ जाती है।
तो इसमें क्या कहता है कि पी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, क्वांटिटी का, यानी प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, और प्राइस अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहुँचते हैं कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। ठीक है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, इस पर क्या ऐसे अपने ऋणात्मक देखा ही है, लेकिन आपको हम दिखाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्यों होता है, उसको देखना है। एक मिनट, ये इधर उधर हो गया। देखिए मांग वक्र ये ऋणात्मक होता है, ये पॉजिटिव होता है। ऋणात्मक का मतलब क्या है, एक बढ़ने से एक घटता है तो ऋणात्मक, और किसी के बढ़ने से कोई और बढ़ रहा है तो वो क्या होता है, आपका पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। ठीक है, चलिए कहते हैं कि मांग वक्र का ऋणात्मक होने के पीछे क्या कारण है, क्यों होता है। तो मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान अथवा मांग के नियम पर लागू होने के कई कारण हैं, जैसे कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, कि किसी प्रोडक्ट का हमने क्या कहा कि आपका माइनॉरिटी क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको रोटी का एग्जांपल दिया हुआ था, एक रोटी के लिए आप 20 रुपये पे करने के लिए तैयार थे, आगे जाकर क्या करने लगे, आप 15 रुपये पे करने के लिए तैयार हो गए, यानी माइनॉरिटी घट गई ना आपकी उससे। तो मार्जिनल यूटिलिटी हर प्रोडक्ट का घटने लगता है एक टाइम के बाद, तो लोग उसकी इस कारण से भी डिमांड लाइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अन्य प्रभाव जैसे कई बार क्या होता है कि प्राइस के ऊपर नीचे से होता है। ठीक है, प्राइस से इनकम से बदलने से होता है, या कई बार इच्छा है कि अब प्राइस बहुत तो मान लिया जाए कि अब नमक फ्री मिलने लगेगा मार्केट में। ठीक है, ऐसे नमक पे डिमांड नियम तो खैर उतना लागू होता नहीं है, लेकिन हाँ आप सब मान लीजिए सब्जी ले लीजिए, कोई अभी कभी गोभी का भी टाइम है, गोभी ले लीजिए मार्केट में, अब गोभी फ्री मिलने लगेगा तो आप क्या करेंगे, एक बोरा गोभी लेके सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब 10 बोरा एक ट्रैक्टर लेके थोड़ी लाएंगे, क्योंकि आप उसको ला के बेच भी नहीं सकते ना, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है, लोग फ्री गोभी बेच रहे हैं। ठीक है, तो एक फिक्स टाइम के अंदर आप वो डिपेंड करता है, उसकी यूटिलिटी का फ़र्क ही नहीं पड़ता, यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है तो उसका डिमांड लाइन बनेगा ही नहीं ऐसे में। ठीक है, तो कई ऐसे प्रभाव भी हैं। उसके बाद प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, उपभोक्ता के संख्या में परिवर्तन हो जाता है, इस कारण भी मांग वक्र जो है वो आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है कि मांग के नियम का अपवाद क्या है। ठीक है, मांग के नियम अपवाद मतलब जो मांग के नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, मांग के नियम का फॉलो नहीं करने का मतलब क्या है कि आपके आय के साथ आय कहते हैं, आपके प्राइस बढ़ने के साथ अगर किसी वस्तु का डिमांड नहीं घट रहा है, यानी उल्टा हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि मांग के नियम का अपवाद होना। ठीक है, मांग के नियम का अपवाद होना। तो इसका कौन कौन सा है, जैसे कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। ठीक है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, हमने कहा था कि कई बार क्या होता है ना, हम लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं जो बाज़ार में महंगा बिक रहा है। ठीक है, जो बाज़ार में महंगा बिक रहा है तो हम लोग उसको खरीदना अपना स्टेटस को बेहतर बनाना समझते हैं। कि जैसे कि गोभी, कई बार ना बहुत लोग क्या करते हैं कि जब महंगी होगी वो सब्जियाँ तो लोग खाएगा, सस्ता होने के बाद कहेगा नहीं उससे तो मेरा मन भर गया है। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपके स्टेटस को शो करता है कि जब मार्केट में कोई नहीं खरीद के खा रहा है तो आप उसको खरीद के खा रहे हैं। ठीक है, ये एक रीज़न है जो कि मांग के नियम की अवहेलना करता है। ठीक है, वो हो गया। उपभोक्ता की अज्ञानता की बात है। ठीक है, उपभोक्ता की अज्ञानता, कई बार क्या होता है कि उपभोक्ता नहीं जान रहा है किसकी प्राइस क्या है। ठीक है, वो मार्केट गया, आगे में जो मिला उठा के लेते आया। ठीक है, उसको प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है डिमांड क्या है। गिफिन वस्तुएं, गिफिन का विरोधाभास क्या होता है, गिफिन का कहना है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं ना जिसका कि प्राइस बढ़ने के साथ उसका डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, और प्राइस घटने के साथ उसका डिमांड घट जाता है। ठीक है, ऐसी वस्तुएं कौन कौन से हो सकती है, आपके नज़र में कोई एग्जांपल हो तो आप ज़रूर ढूंढिएगा कि गिफिन वस्तुएं बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिसका कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ जाता है और जो है प्राइस घटने के साथ डिमांड घट जाता है। तो ऐसे आप ले सकते हैं कि सब्जी ही ले लीजिए, जो आपको बहुत आप करीब रहते हैं, उस चीज़ों को आप रेगुलर खरीदते हैं। तो बहुत सारी सब्जियाँ हैं ना कि जिसका जैसे कि परवल ले लीजिए, परवल की सब्जियाँ ले लीजिए। परवल की सब्जियों में क्या होता है कि जब आपका महंगा परवल होता है ना तो लोग खरीदता है जाके, जब वो सस्ता हो जाता है 5 रुपये 10 रुपये किलो होता है तो वो मार्केट में हर कोई खरीदने लगता है, तो उसके उस हिसाब से लोग उसको नहीं खरीदने लगता है। ठीक है, जब वो सस्ता हो जाता है तो लोग नहीं खरीदता है, डिमांड को कम कर देता है। ऐसे परफेक्ट एग्जांपल तो मेरे ब्रेन में तत्काल कोई आ नहीं रहा है, तो आप उसको इस आधार पर सोच सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से सोचिएगा। ठीक है, ढूंढिएगा। ठीक है, आगे कहता है कि आय मांग। ठीक है, इनकम डिमांड क्या होता है, आय मांग क्या होता है उसको देखते हैं। गिफिन विरोधाभास आपने शायद समझा होगा। ठीक है, आय मांग को देखते हैं क्या कहता है।
कहता है आय मांग का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के उन मात्राओं से लगाया जाता है जो अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता के दी गई समयावधि में अपने आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने की क्षमता को दिखाता है। ठीक है, तो सब कुछ अगर समान यानी प्राइस ठीक ठाक स्थिति में रहा तो एक उपभोक्ता के आय पर भी डिपेंड करता है कि उस वस्तु का वो डिमांड कितना अधिक करेगा। अगर हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का जो है वो प्राइस फिक्स है और उपभोक्ता की आय बढ़ गई या आय कम हो गई तो वो क्या करेगा, डिमांड को कम कर देगा। ठीक है, वो डिमांड को कम कर देगा। सामान्य वस्तुएं क्या होता है, सामान्य वस्तुएं होता है कि जो कि नॉर्मल गुड्स है। नॉर्मल गुड्स मतलब जो कि आपके प्राइस बढ़ने से उसके डिमांड में कमी आ जाती है और प्राइस कम होने से उसके डिमांड में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका सामान्य वस्तुएं। निम्न कोटि वस्तुएं यानी इन्फीरियर वस्तुएं। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स होता है जब किसी की आय के बढ़ने से, नॉर्मली क्या होता है कि आय के बढ़ने से लोग डिमांड को बढ़ाता है, लेकिन इन्फीरियर वस्तुओं में क्या होता है कि जब आपके आय बढ़ जाएंगे ना तो आप उसके प्रोडक्ट को कम खरीदने लगेंगे। जैसे आप ये कह सकते हैं मोटा अनाज, ठीक है, जो कि जो चावल ख़राब चावल होता है मार्केट में, उसकी डिमांड की अगर आप बात करें ना तो आप ये देखेंगे कि जो आपके पास अगर आपका इनकम कम है तो आप मोटे अनाज खाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाता है ना तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़कर अच्छे अनाज की डिमांड को करते हैं। यानी आपने क्या किया कि उस प्रोडक्ट के डिमांड को कम कर दिया। ठीक है, आपके इनकम के बढ़ने के साथ साथ उसका डिमांड कम हो गया। एग्ज़ाम में ना कई बार आपको गिफिन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स यानी आपका कह सकते हैं गिफिन वस्तुएं और जो निम्न स्तरीय वस्तुएं हैं, इस दोनों में डिफरेंस पूछता है। तो दोनों का लक्षण सेम ही है, लेकिन क्या होता है कि गिफिन वस्तुओं में वो वस्तुएं होती है जिसका कि प्राइस से फ़र्क होता है। ठीक है, और इन्फीरियर वस्तुओं का इनकम से होता है। अगर किसी ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका कि प्राइस बढ़ने से उसका डिमांड बढ़ने लगे और प्राइस घटने से उसका डिमांड घटने लगे, ऐसे जो है प्रोडक्ट को, ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, गिफिन गुड्स कहते हैं। लेकिन जिसका इनकम के साथ रिलेशन हो कि आय बढ़ने से किसी प्रोडक्ट का अगर डिमांड घट जाए और आय घटने से किसी का अगर डिमांड बढ़ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फीरियर वस्तुएं कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स कहते हैं, यानी निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। 20 तक पूरा हो गया है, 30 मिनट का वीडियो भी हो गया है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये आपका 21 के आगे, यानी गिफिन गुड्स मैंने आपको बता भी दिया है ऐसे, लेकिन 21 के आगे हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि इस वीडियो में क्या होगा कि आपका क्लास लंबा चल जाएगा, 1 घंटे का क्लास हो जाएगा, तो ये आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे और वेस्ट विशेष के साथ आपके प्रिपरेशन के लिए वेस्ट विशेष आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके सिलेबस को पूरा कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।